गुड मॉर्निंग। इस पीएससी के क्षेत्र में आप लोगों के आने का जो संदर्भ है वो भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक नया सवेरा लाने से संबंधित है। आपने अपने रोजगार के लिए, लाइफ में अपनी भूमिका के लिए इस फील्ड को चुना, तो जाहिर सी बात है, ये आप सब लोग इतना तो जान गए होंगे कि ये जो फील्ड है पीएससी का, ये एकदम कोई धूल मिट्टी का खेल नहीं है ना। बहुत इसमें आपको, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि ये बहुत कठिन है, कि ये है, मैं इस तरह से नहीं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि आपको, जैसा कि चंद्रा सर ने बताया, आपको बहुत सारी चीजों की जरूरतें पड़ेंगी। डिसिप्लिन हो गया, धैर्य हो गया, अनुशासन हो गया, प्लानिंग हो गया। तो आपके पास और भी विकल्प थे, बहुत सारे विकल्प रहे होंगे। आप किसी निजी कंपनी में नौकरी कर सकते थे, आप जो है किसी स्कूल में टीचिंग का काम कर सकते थे, अपना रोजगार, अपना कुछ बिजनेस कर सकते थे, लेकिन आपने इस फील्ड को चुना। तो क्यों चुना? क्यों चुना? क्योंकि ये बाकी क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा सा, है ना, कठिन क्षेत्र है, चैलेंजिंग वाला क्षेत्र है ना। चैलेंज है ना जी, प्री में चैलेंज है, मेंस में चैलेंज है, इंटरव्यू में चैलेंज है, और तो और मैं ये कहूं कि बिलासपुर में रहना ही अपने आप में क्या है, एक चैलेंज है। तो चैलेंज पसंद है आप लोगों को, और जिसको चैलेंज पसंद नहीं है, जिसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं, उसके लिए वो और भी कुछ काम कर सकता है। लेकिन आपने इस रास्ते को चुना, पीएससी की तैयारी को चुना, पीएससी के थ्रू सिविल सर्विसेज में आने का जो मौका है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के लिए मैं दो लाइन बोलना चाहूंगा कि साहिल के सुकून से इनकार नहीं हमें। साहिल मतलब, साहिल का मतलब किनारा, है ना। अब समुद्र को देखे हो आप, समुद्र, समुद्र को, चलो छोटा सा एक झील है, तालाब को ही ले लेते हैं। तो साहिल के सुकून से इनकार नहीं हमें, मतलब जो किनारे में बैठ के मजा ले रहा है, तालाब का, नदी का, समुद्र का, उसमें ठीक है, थोड़ा बहुत आनंद उसमें आता है, लेकिन असली आनंद कब आएगा, है ना। तो उसी के लिए है कि साहिल के सुकून से इनकार नहीं हमें, पर तूफानों से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि और भी बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। लेकिन आपने एक चैलेंज को स्वीकार किया है। आपने जिस दिन ये सोचा, आपने जिस दिन ये संकल्प लिया कि नहीं, मेरे को इस फील्ड में आगे जाना है, ये मान के चलिए उस दिन आप नहीं रह गए। जैसा कि सर ने कहा, उस दिन से आपकी जर्नी शुरू हो गई। तो अब उस जर्नी को हमको जो है सरल बनाना है, और उस जर्नी के दौरान जो भी बाधाएं आपके मार्ग में आएंगी, उन बाधाओं से कैसे निपटा जाए, ये प्रयास में अपनी तैयारी को जारी रखना है। तो यहां पर हम संकल्प 2.0 में मैं जिन मुद्दों पे बात करूंगा, उसमें पहला मुद्दा है कि तैयारी में कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करें। मतलब आप 50 ओवर का मैच देखे हैं कभी, है ना। 50 ओवर का मैच होता ना, जैसे अभी भारत ने वर्ल्ड कप जीता, ये 20 ओवर का मैच था, इसको 2020 मैच कहा जाता है। एक होता है आपका 50 ओवर का मैच होता है, जिसको ओडीआई कहा जाता है। ओडीआई बोलते हैं ना, वनडे इंटरनेशनल मैच, देखते हैं आप लोग सब, है ना। तो इस मैच में अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे ना, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन कौन सा पार्ट होता है इस मैच का। पूरे एक इनिंग्स को अपन 50 ओवर ले लेते हैं, एक इनिंग्स है, बैटिंग कर रही है, उसमें सबसे इंटरटेनिंग, सबसे मजेदार कौन कौन सा ओवर होता है? सबसे मजेदार होता है शुरुआत का 10 ओवर और लास्ट का 10 ओवर, जिसको क्रिकेट की भाषा में बोला जाता है पावर प्ले। पावर प्ले बोलते हैं ना इसको,
है ना। इसमें खेल को देखने में बहुत मजा आता है। शुरुआत में विस्फोटक बल्लेबाजी होती है, ये विस्फोटक बल्लेबाजी जबरदस्त ढंग से एकदम फुल इंटरटेनिंग मिर्च मसाला इसी में मिलेगा। और उसके बाद लास्ट में यहां पर मिलेगा। मैच कितने ओवर का है? 50 ओवर का है। आप 10 ओवर में बहुत अच्छा देखने में हमको अच्छा लगता है, ये लास्ट के 10 ओवर में देखने को अच्छा लगता है। और सबसे बोरिंग क्या लगता है? ये जो बीच का जो 30 ओवर रहता है ना, ये बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। क्योंकि इसमें आप देखिएगा अक्सर क्या होता है कि जो बल्लेबाज रहता है ना, वो एक एक दो दो रन पे ज्यादा फोकस करता है। इसमें आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज नजर नहीं आएगा। एक एक दो दो रन लेता है बल्लेबाज जो है, और कोशिश करता है बल्लेबाज यहां पर ये 30 ओवर के गेम में बल्लेबाज क्या कोशिश करता है? पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करता है, अपने आप को गेम में रखता है। कोशिश करता है कि भले रन रेट डाउन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकेट नहीं गिरना चाहिए। तो ये क्रिकेट की भाषा हो गई। अब इसको अप्लाई करते हैं हमारी तैयारी में। तो सेम ना ऐसे ही हमारा तैयारी भी है। कैसे तैयारी है? तो ये जो शुरुआत का 10 ओवर है ना, इसको आप ये मान लीजिए कि आप जिस दिन से कोचिंग ज्वाइन करते हैं, जिस दिन से आप तैयारी शुरू करते हैं, बड़े जोश और जुनून के साथ हम तैयारी शुरू करते हैं और बहुत मजा आता है। हर चीज ऐसा लगता है कि नहीं मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी पढ़ सकता हूं, ये पढ़ लेता हूं, वो पढ़ लेता हूं। बहुत बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी शुरू होती है। एकदम आप अपना 100% से ज्यादा एफिशिएंट यहां पे रहते हैं और एक जबरदस्त तैयारी यहां से शुरू होती है। ठीक है। और ये वाला इस समय भी बहुत ज्यादा तैयारी होती है। तो इसको क्या मान लीजिए आप, अभी इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये लास्ट वाला जो 10 ओवर जो मैं क्रिकेट में आपको बताया हूं, 40 से 50 ओवर वाला, तो इसको मान लीजिए एग्जाम का टाइम। एग्जाम 1 महीना बचा है, एग्जाम 15 दिन बचा है, 20 दिन बचा है। तो उस समय भी हम बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। इतना मेहनत करते हैं, फुल फोकस्ड रहते हैं। उस समय ऐसा रहता है कि कठिन से कठिन चीजों को याद कर लेते हैं। उस समय भी हम बहुत जोश और जुनून के साथ तैयारी करते हैं। तो हम इस समय पढ़ते हैं शुरुआत में अपने, जब हम तैयारी शुरू करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद एग्जाम के जस्ट पहले हम बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करते हैं। लेकिन बीच का समय, ये जो 30 ओवर का समय है, इसको कुछ ऐसे लीजिएगा। आपने तैयारी शुरू की, तैयारी शुरू करने के बाद एग्जाम का कोई डेट वगैरह नहीं आ रहा है ना। एग्जाम का डेट बहुत दूर है, डेट नहीं है। तो इस दौरान क्या होता है, हम ढीले पड़ जाते हैं और इंटरेस्ट जो है तैयारी का इस फील्ड से थोड़ा थोड़ा क्या होते जाता है, बोरिंग लगने लगता है, इरिटेटिंग लगने लगता है, और जबरदस्ती फालतू फालतू चीज दिमाग में आना शुरू हो जाता है। और हम कहीं ना कहीं जिस स्पीड के साथ तैयारी शुरू किए थे, उस स्पीड को यहां पर मेंटेन नहीं रख पाते हैं। ऐसा होता है सबके साथ। तो जैसा हमने क्रिकेट में देखा कि भाई क्रिकेट में बल्लेबाज जो रहता है, वाकई में वो इस समय जो है ना, आप देखिएगा पूरे मैच में सबसे कम रन रेट कहां पे रहता है, इसी 30 ओवर में रहता है। एक आध दो मैच को छोड़ दिया जाए तो, है ना, एवरेज अगर अपन बात कर रहे हैं, तो इस दौरान जैसे बल्लेबाज जो है ना, भले रन रेट कम हो जाए लेकिन विकेट ना गिरे, इस पर ध्यान देता है। उसी तरह से आपको क्या ध्यान देना है कि जब कोई डेट वगैरह नहीं है, तो एकदम तैयारी से दूर नहीं चले जाना है। इस समय आपको कोशिश करना है, भले थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन पढ़ाई से जुड़े रहें। अगर आप कहीं ना कहीं यहां पे आप अगर धैर्य खो देते हैं, चीजों से अलग हो जाते हैं, लेकिन आप जब डेट आएगा तब देखेंगे, मतलब ये आप कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं कि एकदम अपने आप को ना यहां पे रोक ले रहे हैं। मेडन ओवर ज्यादा जा रहा है, 1 ओवर में 1 रन 2 रन बस ऐसी बन रहा है। ऐसे में काम चलेगा क्या? आप क्या सोच के बैठ गए हो, नहीं मैं लास्ट के पावर प्ले में और जबरदस्त ढंग से मार दूंगा छक्का चौका बोल के। तो बॉलर बेवकूफ है, वो भी तो स्ट्रेटेजी बनाया है ना। तो आपको इस समय क्या करना है, आपको इस समय जो है, भले थोड़ा कम कर दो पढ़ाई को। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा, बोरिंग लग रहा है, तो ऐसे विषयों को पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है। छोटा छोटा टारगेट बनाओ और टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़े रहो। कहने का तात्पर्य यह है, इस दौरान जो है ज्यादा चांसेस रहता है आपके पढ़ाई से मन उबने का। आप टारगेट से मिस हो जाते हो। इस समय भी आपको जुड़े रहना है। भले धीरे धीरे चलना है लेकिन चलना जरूर है, क्योंकि आप अगर रुक गए, कोई भी चीज स्थिर हो गया, ये प्रकृति का नियम है कि
कोई भी चीज अगर रुक गया, स्थिर हो गया, या तो उसमें दीमक लगता है या उसमें जंख लगता है। नदी का पानी ले लो, बह रहा है तब तक शुद्ध है, और जहां एक जगह जमा हो गया, अभी हरपक पानी देख लो, स्मेल करता है कि नहीं करता है? वही चीज आपके साथ भी लागू होता है। तो जरूरी नहीं है इस फेज में आपका रन रेट जो है इसी के हिसाब से रहे। एकदम शुरू में मैं बहुत अच्छे से तैयारी किया था, लेकिन अब ना मेरे से वो चीज नहीं हो रहा है। सबके साथ होता है ऐसा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानना है और धीरे 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 अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। और जैसे ही एग्जाम आएगा, फिर से तैयारी को जोश और जुनून के साथ शुरू कर देना है। इस चीज को ध्यान रखना है। आई बात समझ में? क्योंकि आपके एग्जाम जो है ना, ये इस टाइम बहुत ज्यादा डिसाइडिंग रहता है, क्योंकि इस समय ना बहुत कम लोग जो है ना अपने आप को संभाल पाते हैं, अपने आप को रेस में बनाए रख पाते हैं। और एक कथन है कि टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। खेल को जीतना है तो खेल में बने रहना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को कभी भी ऐसे दूर नहीं करना है किसी भी चीज से। जुड़े रहो, कोई बात नहीं। मन नहीं कर रहा है किसी चीज को पढ़ने का, जो सब्जेक्ट को पढ़ने का मन कर रहा है उसको पढ़ो, लेकिन जुड़े रहो। आई बात समझ में? अब इसके बाद क्या उपाय है, और क्या उपाय है? ये जो 30 ओवर वाला है ना, ये बीच में जो आप और क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, गलती हमसे कहां होती है, हम ना बहुत बड़ा बड़ा टारगेट बनाते हैं। टारगेट बड़ा कैसे बनाते हैं? आज मेरे को पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है। अरे क्यों पूरा पढ़ना है? सिर्फ पढ़ना ही आपका उद्देश्य है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि वो दिमाग में रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब को आप खत्म करने की कोशिश करते हो, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपके दिमाग का ना एक क्षमता होता है, और होता क्या है, आप सोच के बैठते हो, ये सब लोग फील करते होंगे, मैं खुद इस चीज को फील किया हूं अपने टाइम में, कि हम जैसे मान लो बस सोच के बैठे हैं, आज मेरे को छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा रिवाइज करना है। आप सवेरे शुरू किए पढ़ने के लिए, और पढ़ते 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 रात हो गई। हो सकता है वो रिवीजन पूरा ना हो, आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट नहीं हो पाया। दूसरे दिन क्या होगा, आपको ना बहुत ज्यादा, आप ना एक ऐसा फीलिंग आएगा, अरे यार मेरे से नहीं हो पाया, इरिटेशन बढ़ जाएगा। उसके बाद वो पूरा दिन खराब होगा, और ये जो सिलसिला है वो चलते रहेगा। इसीलिए अपना टारगेट जो आप बनाते हो ना भाई, आप पूरा छत्तीसगढ़ का टारगेट मत बनाओ ना जी। छत्तीसगढ़ को पार्ट में बांट दो, और एक छोटा टारगेट बनाओ जिसको आप अचीव कर सकते हो। कि नहीं, इस दिन मैं केवल छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ूंगा, या मैं 5 वंशावली पढ़ूंगा। और गौर कीजिएगा कि अगर वो 5 वंशावली आप पढ़ दिए ना, आपको इंटरनल हैप्पीनेस होगा। वाई? क्योंकि मैंने टारगेट को अचीव कर लिया। ये पॉजिटिविटी देता है। एक दिन में, 2 दिन में पूरा सब चीज को समेटने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाता है, इसका क्षमता है। छोटा छोटा टारगेट बनाओ और उसको अचीव करो, और जब अचीव करते हो तो अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को इनाम दो। पहला चीज, छोटा छोटा टारगेट में आपको बताया। दूसरा चीज इसमें याद रखना है कि आपका जो दिनचर्या है ना, वो व्यवस्थित होना चाहिए। जिसकी बात सर ने कहा था कि एक प्लानिंग होना चाहिए कि इतने बजे मेरे को उठना है तो उठना है, इतने बजे मेरे को खाना है तो खाना है, इतने बजे मेरे को सोना है तो सोना है, इतने बजे ये सब्जेक्ट को पढ़ना है तो पढ़ना है। ये चीज अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल है। फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। भले टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, लेकिन टाइम टेबल बनाओगे और थोड़ा धैर्य रखोगे, कमिटमेंट के साथ रहोगे, तो वो टाइम टेबल धीरे धीरे अपने आप फॉलो होना शुरू हो जाता है। और अगर इसमें बात करें तो अचानक से एकदम कोई बहुत कठिन किताब को पढ़ना शुरू नहीं करना है। कठिन से सरल की ओर नहीं जाना है। कैसे जाना है? सरल से कठिन की ओर। सरल सरल चीजों को पढ़ो ना जी। छोटी छोटी किताबों से, सामान्य किताबों से अपनी तैयारी शुरू करो। एकदम अचानक से, जैसे एक बुक आता है, संविधान का बुक आता है, लक्ष्मीकांत राइटर का बुक आता है। अब संविधान कोई पढ़ा ही नहीं है, अचानक से लक्ष्मीकांत बुक पढ़ा, अब समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आया ना, फिर हो सकता है संविधान विषय से ही उसका दिमाग खराब हो जाएगा। सरल चीज, क्लास नोट्स, बेसिक बेसिक चीजों को पहले पढ़ो, और धीरे 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 कठिनता का स्तर बढ़ाते चलिए। और अगर इसमें देखें तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छी अच्छी चीजों चीजों का सेवन करो। मेस का खाना खा रहे हो तो याद रखना, इतना तो तय बात है, हमने भी मेस का खाना खाया है। मेस के खाने से सिर्फ और सिर्फ एक चीज होता है, आप जिंदा रहते हो, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता।
आप सोचोगे कि मेस के खाना खाने से आपको प्रोटीन, विटामिन, संतुलित आहार मिल जाए, नहीं हो सकता। आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज रखना पड़ेगा आपके पास। अंकुरित अनाज हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, सैलेड हो गया, ये अपने पास रखिए। आप कुछ ऐसा व्यवस्था बना के रखिए रूम में कि आपको बार बार ये जोमेटो और स्विगी, आजकल का जो जेन जी है ना, उसको तो पता ही नहीं है खाना कैसे बनता है। उसको तो यही लगता है कि स्विगी और जोमेटो से खाना आता है, पता ही नहीं है। तो आप सब लोग गांव से आए हुए हो और आपको पता है पैसे का महत्व, पता है, आपने गरीबी देखी है, एक एक रुपए का महत्व पता है। तो पैसे को ना ऐसी स्विगी जो, अरे यार आज खाना नहीं आया यार, चलो स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं, जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं, इस चीज से बचिए आप। ये यहीं से आपका ट्रेनिंग शुरू होता है। प्रशासन में आप जाएंगे, आपको ऐसा कोई बहुत बड़ा संसाधन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा कि जाओ इस संसाधन से आप अपने तहसील के, अपने जिले का उद्धार करो। बहुत एकदम कम संसाधन रहता है। उस कम संसाधन में आपको पूरा आपके जिले का, आपके तहसील का आपको कल्याण करना रहता है। क्रिएटिविटी होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, सब्जी अच्छा नहीं आया तो क्या किया जाए, क्या कर सकते हो? चावल को फ्राई कर लो, उसी में रोटी को तोड़ के डाल दो, रोटी में तेल लगा के थोड़ा सेक लो, अचार के साथ खा लो। और भी बहुत सारे तरीके हैं। या फिर एक जो अक्सर मैं करता था, चावल दाल सब्जी सब मिक्स, उसी में थोड़ा सा डाल दिए गेहूं आटा, चावल आटा, थोड़ा बेसन, प्याज को कट करके डाल दो, रोटी बना के खा लो। है ना तरीका? सब चीज आपको मिला, बस आपने अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया। ये चीज करो आप। बार बार ये बाहर की चीजों को खाओगे ना कहीं बीमार पड़ोगे। बीमार पड़ोगे, सप्ताह भर के लिए आपका पढ़ाई बाधित होगा और सप्ताह भर का टेंशन 4 महीना तक झेलोगे। इसीलिए ध्यान रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खूब ऑब्जेक्टिव लगाओ, खूब ऑब्जेक्टिव, कम से कम 400 से 500 ऑब्जेक्टिव एक दिन में लगाना है आपको, कुल मिला के टोटल। अरे चलो 400 500 नहीं सही, 200 250 ऑब्जेक्टिव तो लगाओ। अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो, रोज राइटिंग प्रैक्टिस करो, रोज का रोज करना है, भले आधा घंटा के लिए करो लेकिन रोज करो। ये सब उपाय है जिससे आप जो है, ये जो आपकी तैयारी है ना, इसको आप मेंटेन करके रख सकते हैं। जुड़े रहना है, उस चीज से भागना नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है, प्री के दौरान मेंस की तैयारी कैसे करें। ये बहुत चर्चित मुद्दा है कि प्री की तैयारी आप कर रहे हो तो क्या होता है, जो प्री पढ़ रहे हैं ना, वो केवल वो सोचता भी नहीं है। देखो, प्री से आपका केवल प्री निकलेगा और मेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जिसको आप किस में पढ़ते हो, प्री में पढ़ते हो ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 2-4 चीजों का ध्यान रखना है। देखो, अब हो सकता है कुछ लोगों का फोकस व्यापम हो, है ना, ऑब्जेक्टिव पैटर्न का तैयारी कर रहे हैं और व्यापम का एग्जाम क्रैक करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप व्यापम का एग्जाम क्रैक कर लोगे तो आपका हो गया जीवन वहीं समाप्त, हो गया लक्ष्य पूर्ति, समाप्त, फुल स्टॉप। जितने लोगों का फोकस व्यापम है, मैं ये खुद महसूस किया हूं। मेरा भी व्यापम में सिलेक्शन हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि कर ली दुनिया मुट्ठी में, चलो हो गया खत्म, पढ़ना लिखना बंद। बहुत मजा आया। 19,000 20,000 सैलरी बनता था। अब उस समय, आज से मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, मैं 19-20 हजार बहुत होता है 10 साल पहले की बात, वो आज के 40-50 हजार रुपए तक है। और बैचलर थे तो घूमना फिरना दोस्तों के साथ, इधर उधर पार्टी सब शुरू हुआ। फिर धीरे 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 क्या होता है, आपको ये महसूस होता है, किसी दिन कोई आपका अधिकारी या कोई आपका दोस्त जो पीएससी के थ्रू सेलेक्ट होके आपके ऑफिस में आता है और आप एकदम, अरे यार मेरा दोस्त आया है बोल के, अरे भाई हेलो बाहर, वो गार्ड को बोलेगा इसको अभी आने मत देना, है ना, अभी इंपॉर्टेंट बातचीत चल रहा है। उस मोमेंट में आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये व्यापम का पोस्ट तो थोड़ा छोटा हो जा रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, पीएससी की तैयारी शुरू करोगे ना। मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि व्यापम का पोस्ट छोटा होता है, नहीं, व्यापम का पोस्ट आप पा गए, आप स्टेबल हो जाते हैं, है ना, आप कम से कम सफल हो गए। तो कहने का मतलब यह है, उसके बाद अपनी तैयारी को जारी रखना है। आपका अंतिम लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर ही होना चाहिए, कलेक्टर होना चाहिए। फिर आप पीएससी की तैयारी शुरू करोगे, करोगे कि नहीं करोगे?
अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न का तो हो गया है, तो आप किसकी तैयारी शुरू करोगे? मेंस की तैयारी शुरू करोगे। तो जब उस समय करना है तो उतना लेट करने से क्या मतलब है भैया? नौकरी लगने के बाद 10 तो जिम्मेदारी रहेगा और अभी अभी आपके पास और अदर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो प्री के साथ साथ करना पड़ेगा आपको। प्री पढ़ते समय इस बात का बस ध्यान रखो, ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं, ये अगर मेंस में आ गया तो मेरे को कैसे लिखना है, इसके बारे में मैं क्या क्या चीज जान सकता हूं। और बिल्कुल ध्यान में रखना है कि मेरे को मेंस भी दिलाना है। अगर आपके दिमाग में ना ये घंटी बार बार बजते रहेगा ना कि मेरे को मेंस भी दिलाना है, मेरे को मेंस भी दिलाना है, मैं दावे के साथ बोलता हूं आपके पढ़ाई का जो तरीका है ना वो अलग लेवल का रहेगा। और जो केवल प्री दिलाना है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न वो बहुत सतही जानकारी को इकट्ठा करता है। और जिसके दिमाग में रहता है ना मेरे को मेंस भी दिलाना है, वो प्री की तैयारी के दौरान भी उसके दिमाग में वो चीज चलते रहता है, वो उसी हिसाब से तैयारी करता है। आई बात समझ में? तो आप प्री का भी तैयारी कर रहे हो तो उसको लिख लिख के देखो, थोड़ा सा कंठस्थ याद हो जाएगा, हो गया मेंस का तैयारी। कितना सारा चीज कॉमन है मेंस में और प्री में, उन सब चीज पे फोकस करो। ध्यान रखो कि हमको मेंस भी दिलाना है, तो ऑटोमेटिक आप गंभीर रहोगे किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय। ठीक है? अब तीसरा चीज देखिए, भाषा का क्या महत्व है, लैंग्वेज। तो ये भाषा का जो महत्व है ना, ये तीनों आपको एग्जाम में मिलेगा। एक मान लीजिए आपका प्री, दूसरा मान लीजिए मेंस, और तीसरा मान लीजिए व्यापम। इस साल प्री का पेपर आपने देखा, हर साल कितने नंबर का भाषा आता था? लगभग 34-35 क्वेश्चन आते थे। और आधे से ज्यादा जनता जो है वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज अपना ठीक है, मैथ्स रीजनिंग देखना ही नहीं है, लैंग्वेज के सहारे ही पास हो रहे हैं। और आप लोग इस साल देखिए कि क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई, 20। और लैंग्वेज के जो प्रश्न है वो सरल आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं सरल। छत्तीसगढ़ी का प्रश्न तो ऐसे आ रहा है, जो छत्तीसगढ़ी बोलता भी है और अच्छे से पढ़ वढ़ के नहीं गया है छत्तीसगढ़ी व्याकरण को, कंफ्यूज हो जाएगा वो। तो ये भाषा को आपको प्री, देखो प्री निकालना है ना, प्री निकालना है, तब कैसे काम आएगा तो समझिएगा कि अगर मान लो कि बात मैथ्स रीजनिंग आपका वीक है, तो सेकेंड पेपर जो है ना, जो सी सेट वाला पेपर दम पे निकलेगा, भाषा के दम पे निकलेगा। इसीलिए आपको भाषा को बहुत अच्छे से करना है। प्री में तो केवल छत्तीसगढ़ी और हिंदी पढ़ना है, और अगर आप मेंस में जाएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट और अलग अलग से पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश। 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का छत्तीसगढ़ी और 100 नंबर का हिंदी। मतलब मेंस में तो भाषा का पूरा एक पेपर है 200 नंबर का, है ना? और कौन से नंबर का पेपर है वो? पहला नंबर का पेपर होता है। आप सब लोग इतने अनुभवी हो, 10th 12th कॉलेज का एग्जाम, इस सब में एग्जाम में आप सब अपियर हुए होंगे, और आप सबको एक बात पता है कि अगर पहला पेपर बिगड़ता है तो उसका इंपैक्ट पूरा एग्जाम में जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। सेम चीज मेंस में भी लागू होता है। अगर आप में मेंस का पहला पेपर, लैंग्वेज का पेपर अगर आपने बिगाड़ लिया, क्योंकि स्कोरिंग है ये, आप देखिएगा डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी जितने भी पद सेलेक्ट होते हैं ना, ऊपर से 50 लोगों का नाम देखिएगा और लैंग्वेज में उनका नंबर देखिएगा, 130, 140, 150 नंबर तक लैंग्वेज में लेके आते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है लैंग्वेज, पढ़ना पड़ेगा इसको, और ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना पड़ेगा, गहनता के साथ पढ़ना पड़ेगा। ये हुआ मेंस में क्या महत्व है भाषा का। प्री में हमने देखा सी सेट निकालने के लिए, मेंस में पूरा एक पेपर है। शुरुआत पेपर अगर अच्छा गया पूरा पेपर अच्छा जाएगा, शुरुआत पेपर अगर बिगड़ गया खत्म। याद रखना, आप पीएससी दिला रहे हो, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनूंगा सोच के या बनूंगी सोच के आप फेल हो गए, नहीं निकाल पाए एग्जाम, असफल हो गए आप। और जो डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर सोच के एग्जाम दिलाया है उसको वो पद नहीं मिला, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर या कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया, तो वो भी असफल हुआ कि नहीं हुआ? याद रखना, आप जिस चीज के लिए डिजर्व करते हैं वो अगर आपको नहीं मिलता है, उससे कम चीज मिलता है, वो तो और बड़ी वाली असफलता है, क्योंकि ना उसको छोड़ते बनता है और ना उसको करते बनता है।
तो इसीलिए अपना पहला पेपर स्ट्रांग रखना है तो भाषा को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अब आते हैं व्यापम में। व्यापम में कैसे भाषा का महत्व है, कितना नंबर का सवाल आता है व्यापम में? 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश। तो जब आपका जीएस का कोई सरल प्रश्न आप गलत कर बैठते हो या मैथ्स रीजनिंग आपसे अच्छे से नहीं बनता है, तो क्या सहारा देगा आपको? ये हिंदी और अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी। इसीलिए व्यापम के लिए भी आपको भाषा को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। मैं फिर भी भाषा का महत्व बता रहा हूं, फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा, मैथ्स रीजनिंग इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैथ्स रीजनिंग हर किसी का अच्छा नहीं होता है। तो जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा नहीं है, वो नहीं कर पा रहा है मैथ्स रीजनिंग को अच्छे से, अपने तरफ से कोशिश करे मैथ्स रीजनिंग को अच्छे से करने का। और कौन सी चीज को बहुत अच्छा रखे, अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से रखे। तो क्या है, वो जो गलती है जो मैथ्स रीजनिंग में हो रहा है, उसको ये कवर करने का काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं भटकाव से कैसे बचे। तो भटकाव, कई प्रकार का भटकाव होता है, आप सब लोग है ना जानते हैं, कुछ तो भटके हुए भी हैं, है ना। तो जो जनरली हम लोग देखते हैं, यहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं, आपको ये चीज मालूम नहीं होता है, हम लोग आपस में बैठते हैं तो हम लोग खूब गॉसिप करते हैं कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। तो भटकाव क्या क्या होता है, तो सर ने एक वीडियो दिखाया है ना, कितना बढ़िया वीडियो था वो, कि मतलब जिस तरह का चीज हमको दिखाया जा रहा है आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या मूवीज के माध्यम से, तो हम क्या करते हैं, हम ना उसको बहुत सच मान लेते हैं। और सच मानने के साथ साथ उस चीज को आइडियलाइज करते हैं, उस चीज को अपनाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। तो सर ने भी कहा, मैं भी कहता हूं कि ठीक है, वो चीज गलत नहीं है, गलत नहीं है वो चीज, लेकिन उस चीज के कारण ज्यादातर ये देखा गया है कि आपके पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होता है, आप कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से भटकते हैं और आपका जो डिजर्विंग चीज है ना, वो आपको नहीं मिल पाता है। ये सीधी सी बात है। तो ये जो एक अवधारणा लेके बैठे हुए हैं ना लोग कि नहीं, मतलब एक हमसफर, एक साथी जरूरी है। तो याद रखना, आपके जीवन में अगर कोई हमसफर है, तो वो हमसफर कौन है? आपका कॉपी किताब है, नोट्स है, आपका कोचिंग है, और दूसरे नंबर में आपके घर वाले हैं, और तीसरे नंबर में यहां जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, ये इनसे मतलब रखो। इससे ज्यादा सामाजिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। शादी में जा रहे हैं, दोस्त की शादी में, दोस्त की भतीजी की शादी में, वो लंबा चौड़ा लिस्ट, में इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा। जाते रहो शादी में, छठी भी आएगा, शादी भी आएगा, फलदान होता है। फिर मैं अभी तक बता रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, एक बच्ची जो है मेरे को फोन करके बोलती है कि सर मैं कल क्लास नहीं आ पाऊंगी। मैं बोला क्यों नहीं आ पाएगी? मेरे यहाँ जो टॉमी है उसका बर्थडे है। टॉमी समझ गए? इट्स अ डॉग। अब मैं क्या जवाब दूं उसको, बताओ। आपको तय करना पड़ेगा आपके जीवन में प्रायोरिटी क्या है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस चीज को टॉप में रखे हुए हैं, आप किस चीज के लिए बिलासपुर आए हैं, ये पहले तय करो। हर रोज अपने आप को दिलाओ, याद दिलाओ कि आप किस लिए बिलासपुर आए हो। जिस रूम में रहते हो ना, बड़ा सा लिख दो, क्या काम करने के लिए बिलासपुर आए हो, कौन सा पद चाहिए, उसमें नजर जाते रहेगा, आपको याद आते रहेगा। मैं ये नहीं बोलता, मैं फिर से वही चीज बोल रहा हूं कि हर कोई भटक जाए, नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग भटक जाते हैं जी। हम लोग देखते हैं यदा कदा घूमते रहते हैं इधर उधर, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, बहुत तकलीफ होता है, देखते हैं तो उसका पूरा फ्यूचर दिखाई देता है, ये गए। ये मतलब कितना को समझाओगे आप, बताओ। आदमी ना जब तक हपट के गिरता नहीं है ना, तब तक उसको खुद समझ में नहीं आता है कि रोड में गड्ढा है, तो ले जा गिर। तो आपको गिरना नहीं है, अपने आप को मजबूत बनाना है, इमोशनल फूल नहीं बनना है। मजबूत बनाइए, स्ट्रांग बनाइए अपने आप को। यहां आप किस लिए आए हैं, इस चीज को बार बार समझिए, समझाइए अपने आप को। माता पिता से रेगुलर बात करना है, दीदी भैया हैं उनसे रेगुलर बात करना है, किसी प्रकार का कोई समस्या है शेयर करना है। गुरुजन हैं उनसे शेयर कीजिए, कोई मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बात है तो। हमारे पास तो फोन आता है, हम तो जान रहे हैं,
ऐसा ऐसा हो गया सर, शादी हो रही है लड़की की, मैं क्या करूं, बहुत दुखी हूं मैं। ये एकदम कॉमन चीज हो गया है। तो सबसे पहली बात तो थोड़ा ना प्रैक्टिकल हो जाओ। एक तो तुम्हारा जॉब नहीं लगा है, कैसे वो पिता अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देगा? कोई लॉजिक बनता है? तुम अपनी बेटी की शादी किसी बेरोजगार युवक से करोगे? नहीं कर सकते ना। तो जब तक ये समाज आपको तब तक रेस्पेक्ट नहीं देगा जब तक आप कुछ बन नहीं जाते हो। तो पहले बन जाओ, कुछ कर लो, उसके बाद पूरा जीवन पड़ा हुआ है। आई बात समझ में? दूसरा, मोबाइल, भटकाव का दूसरा चीज मोबाइल। तो मोबाइल से ना थोड़ा दूरी बना के रखो। उपवास रहते हो आप लोग? उपवास, उपवास रहते हो ना सब लोग? कोई सोमवार को उपवास रहता है, अलग अलग तरीके, कोई वैभव लक्ष्मी को उपवास, शुक्रवार, गुरुवार साईं बाबा को उपवास, सोमवार शंकर भगवान, सब उपवास रहते हैं। बदलते समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ता है। एक नया उपवास मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप ट्राई कीजिए। इसको मैं बोलता हूं डिजिटल उपवास। उपवास रखिए आप कि आज मैं 6 घंटा अपने मोबाइल को मेरे को देखना नहीं है। आई बात समझ में? देखना नहीं है इन द सेंस ये नहीं कि आप कोई कॉल आ रहा है या घर से बात कीजिए। आप केवल मोबाइल का इस्तेमाल किस लिए कीजिए? बात करने के लिए कीजिए, मम्मी पापा भाई बहन से बात करने के लिए कीजिए। उससे ज्यादा किसी भी प्रकार की और एक्टिविटी 6 घंटा के लिए मेरे को नहीं करना है। इस टाइप से उपवास रखिए आप। क्योंकि आप जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं ना, उनका इंटरव्यू देखिए कि इस दौरान सीधा सीधा बोलते हैं, मैं तैयारी के दौरान जो है सोशल मीडिया से दूरी बना के रखा, मोबाइल से दूरी बना के रखा। ये करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, ये भटकाता है। एकदम सिंपल सा चीज बता रहा हूं मैं आपको। पढ़ते पढ़ते कोई चीज ऐसा लगा जिसको आपको आंसर ढूंढना है गूगल में, आप गूगल में ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? नेट को ऑन करेंगे। नेट को जैसे ही ऑन किए, व्हाट्सएप में 10 ठो मैसेज आएगा, आएगा, इंस्टा में 10 ठो मैसेज आएगा, फेसबुक वाला बताएगा ए ले भाई इसका बर्थडे है, इसको विश कर दे। होता है ना ऐसा? अब उसके बाद जो ढूंढना है उसको तो हम भूल गए। अब देख लेता हूं थोड़ा सा व्हाट्सएप में क्या आया है, मेरे स्टेटस को कौन कौन देखा है, इंस्टा में मेरे फोटो को कौन कौन देखा हूं। 15-20 मिनट तक ये आप करते रहते हो। 15-20 मिनट के बाद आपको फिर याद आता है कि आप किस लिए मोबाइल को शुरू किए थे देखने के लिए। तब तक वो चीज दिमाग से ये है। बहुत कम मोबाइल पे डिपेंडेंसी रखो। असली ज्ञान किताब से ही मिलेगा। इसको एक असिस्टेंट के रूप में लेके चलो। जब आप कोई चीज समझ ना आए तो थोड़ा मोड़ा हेल्प लेना है। हर चीज के लिए गूगल गूगल करते रहोगे ना, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं एग्जाम हॉल में भी जब प्रश्न नहीं बनेगा ना, तो मोबाइल को ढूंढोगे, पता है कहां कहां है रे मोबाइल बोल के। ऐसा होता है। आई बात समझ में? तो ये इन सब चीजों को ध्यान रखिए आप, है ना, ये भटकाते हैं आपको। तो बाकी आगे की आगे का जो सेमिनार है इसको जारी रखने के लिए मैं स्वप्निल सर को यहां पर बुलाना चाहूंगा। उससे पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो। तुम अपने हर समय को क्या बना लो? खास बना लो। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट है आपको।